गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 पेपर इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत लॉ ऑफ लैंड वारफेयर अर्थात स्थल युद्ध के नियम विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। स्थल युद्ध के नियमों पर चर्चा के पूर्व यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले युद्ध को समझ लें, अर्थात युद्ध किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि राज्यों के सशस्त्र संघर्ष को युद्ध कहते हैं। इस संदर्भ में स्टार्क का कहना है कि युद्ध का अभिप्राय शत्रु को पराजित कर अपने अधिकार में लाना होता है। स्थल युद्ध में युद्ध क्षेत्र में सेना को पराजित कर और शत्रु राज्य पर अधिकार कर शासन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि स्थल युद्ध के नियमों का आधार क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। प्रायः संप्रभुता संपन्न राष्ट्र शक्ति प्रयोग करने में स्वतंत्र होते हैं, फिर भी व्यवहार में बल प्रयोग एक सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। बल प्रयोग की यह सीमा युद्ध के नियमों का आधार है, जो युद्धकालीन बर्बरता को सीमित करती है। अर्थात कोई भी राष्ट्र संप्रभुता संपन्न होते हुए भी किसी युद्ध में अपनी शक्तियों का असीमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है। स्थल युद्ध स्थल सेना द्वारा लड़ा जाता है, जिसमें पैदल सेना के अलावे तोप तथा अन्य सैन्य इकाइयां शामिल होती है। स्थल युद्ध के नियमों का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिकी गृह युद्ध के समय कोलंबिया कॉलेज के अध्यापक फ्रांसिस लीबर के द्वारा किया गया था। उनके नियमों का प्रकाशन 24 अप्रैल 1863 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। फ्रांसिस लीबर के नियमों को उचित संशोधनों के बाद 1899 और 1907 के हेग सम्मेलनों द्वारा मान्यता दी गई। अब हम बात करेंगे कि स्थल युद्ध से संबंधित प्रमुख अभिसमय कौन कौन हैं। तो इस संदर्भ में मुख्य रूप से 4 प्रमुख अभिसमयों का नाम लिया जा सकता है, जिनमें पहला है जेनेवा अभिसमय 1864, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, पुर्तगाल, पर्सा आदि राज्यों के द्वारा युद्ध में घायलों की स्थिति सुधारने तथा इनकी सेवा में लगे डॉक्टरों, नर्सों आदि को उन्मुक्तियां प्रदान करने हेतु समझौता किया गया था। रोगियों की गाड़ी अस्पतालों तथा अस्पताल के सभी कर्मचारियों को तटस्थ माना गया था। दूसरा अभिसमय है हेग अभिसमय 1907। इस अभिसमय में युद्ध स्थल की विधियों एवं परंपराओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही युद्ध में उन उपकरणों को निषेध किया गया है जो विनाशकारी एवं काफी दुखदायी होते हैं। तीसरा अभिसमय है जेनेवा अभिसमय 1929। इस अभिसमय द्वारा युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने से संबंधित प्रावधान किए गए। चौथा अभिसमय है जेनेवा अभिसमय 1949। इस अभिसमय का संबंध युद्धबंदियों के साथ उचित व्यवहार, घायल सेनाओं तथा बीमारों की उचित व्यवस्था आदि से संबंधित प्रावधान किया गया। इस अभिसमय के मुताबिक किसी भी स्थिति में आम नागरिकों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न अभिसमयों सम्मेलनों के द्वारा स्थल युद्ध के कौन कौन से प्रमुख नियम बनाए गए हैं। स्थल युद्ध के जो प्रमुख नियम हैं उनका उल्लेख इस प्रकार है।
पहला, युद्ध की चेतावनी। प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में सद्भावना के नियम, आचार आदि स्थापित किए जाते रहे हैं। युद्ध की चेतावनी से तात्पर्य है कि शत्रु को अपने शत्रु के विरुद्ध बल प्रयोग करने के पूर्व उपयुक्त सूचना देनी चाहिए। समझौते, वार्ताओं आदि द्वारा विवाद के समाधान के पूर्व अचानक आक्रमण करना धोखे का कार्य समझा जाता है। दूसरा है वैध योद्धा। युद्ध मानों को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि शत्रु की नियमित सेना के सदस्य वैध योद्धा होते हैं। इनके अतिरिक्त युद्ध के नियमों का पालन करने वाले छापामार दस्ते, स्वयंसेवी दलों और नागरिक सेना के सदस्य भी इसी श्रेणी में आते हैं, यदि ये शस्त्र धारण करें, विशेष चिन्ह धारण करें और युद्ध के नियमों का पालन करें तो। तीसरा है युद्ध के साधन। हेग नियमों के अनुसार युद्ध में अनावश्यक पीड़ा और कष्ट पहुंचाने वाले साधनों का प्रयोग वर्जित है। शत्रु द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पानी के स्रोतों को विषैला नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा करना अमानवीयता समझा जाएगा। सेना को सहायता पहुंचाने वाले संवाददाता एवं नर्स, चिकित्सक, पादरी आदि को युद्धबंदी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें तटस्थ माना गया है। चौथे नियम है युद्ध की प्रणालियां। युद्ध की निम्न प्रणालियां प्रयोग में लाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत क, धोखेबाजी। कुछ सीमाओं के साथ युद्ध में चालबाजी और युद्ध को धोखा देने के व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा वैध माना गया है। यानी कि कुछ नियम और शर्तों के साथ युद्ध में धोखेबाजी किसी एक पक्ष के द्वारा किया जा सकता है। ख है जासूसी। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्ध के उद्देश्यों के लिए शत्रु देश अपने जासूसों द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है, परंतु जासूसों के पकड़े जाने पर संबंधित राज्य दंड भी दे सकता है। यह भी युद्ध की प्रणालियां के अंतर्गत आती है। ग है गुरिल्ला। 1947 के जेनेवा अभिसमय द्वारा गुरिल्लों को भी युद्धबंदियों की परिस्थिति एवं उनके अधिकार प्रदान किया गया है। चौथा नियम है शत्रु की संपत्ति का राज्यसात एवं विनाश। जब तक कि युद्ध की आवश्यकताओं की मांग न हो, हेग सम्मेलनों द्वारा शत्रु की संपत्ति के नष्ट एवं विनाश करने पर रोक लगाई गई है। हेग अभिसमय द्वारा शत्रु राज्य के नगरों एवं कस्बों को नष्ट करने की मनाही है। पांचवा नियम है असैनिक जनता संबंधी प्रावधान। 1949 के जेनेवा अभिसमय में यह स्वीकार किया गया है कि शत्रु राज्य अपने शत्रु राज्य के नागरिकों के साथ क्रूरता नहीं कर सकता है। इस अभिसमय में युद्ध के आसपास के क्षेत्रों और वहां के नागरिकों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है और इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसी प्रकार स्थल युद्ध के अगला नियम है युद्धबंदियों के साथ व्यवहार। जेनेवा अभिसमय 1929 के अनुसार युद्धबंदियों अर्थात प्रिजनर्स ऑफ वार के साथ खास तौर पर जो युद्ध के दौरान घायल हुए हों उनके साथ अच्छा व्यवहार और उचित चिकित्सा का प्रावधान किया गया है। उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें डराया धमकाया भी नहीं जा सकता है। युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उनके सिर्फ नाम, सैन्य पद
और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। संधि के तहत युद्धबंदियों को खाने पीने और जरूरत की सभी चीजें दी जाती हैं। जेनेवा अभिसमय 1929 के प्रावधानों को जेनेवा अभिसमय 1949 के तहत दोहराया गया है। साथ ही उनके मानवाधिकारों के संरक्षण पर भी बल दिया गया है। तो इस प्रकार ये प्रमुख रूप से स्थल युद्ध के नियम हैं। अब मूल्यांकन के तौर पर इसे हम देखते हैं कि स्थल युद्ध के नियमों का पालन वर्तमान समय में कहां तक राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19वीं तथा 20वीं सदी के विभिन्न अभिसमयों तथा सम्मेलनों द्वारा स्थल युद्ध सहित समुद्र युद्ध तथा हवाई युद्ध संबंधित विभिन्न प्रावधानों को राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किए गए हैं, परंतु विडंबना रही है कि केवल युद्ध के नियमों को बना देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि युद्धरत राष्ट्रों द्वारा सम्मेलनों, अभिसमयों तथा संधियों द्वारा अपनाए गए युद्ध के नियमों का अनुपालन भी किए जाए। विश्व इतिहास के त्रासदीपूर्ण वाले प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों में राष्ट्रों द्वारा स्थल युद्ध, समुद्र युद्ध तथा हवाई युद्ध के विभिन्न नियमों को ताक में रखा गया और नियमों का घोर उल्लंघन हुआ। इसके साथ बाद के भी अलग अलग राष्ट्रों के बीच हुए युद्धों में राष्ट्रों द्वारा युद्ध के नियमों का अनदेखा करते रहा गया है, जैसे अमेरिका द्वारा इराक आक्रमण में, इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में आदि। भारत के घोर विरोधी तथा कट्टर दुश्मन देश पाकिस्तान द्वारा तो भारत पाक के बीच हुए सभी युद्धों में युद्ध के नियमों की परवाह नहीं किया गया है। मुख्य रूप से भारत और पाक के बीच 1948, 1965, 1971 तथा 1999 में युद्ध हुए और प्रत्येक युद्धों में पाकिस्तान के करतूतों से ऐसा लगता है कि वह युद्ध के नियमों से ही अनजान है। आए दिन पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि युद्ध के नियमों को बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि किसी राष्ट्र के द्वारा युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध के नियम बनाए गए हैं उनका पालन कहाँ तक हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो उसके पालन कराने का यथोचित उपाय किए जाएं।